So, hello everyone, welcome to Management Study, and today we are going to discuss the management functions, communication, decision making, and organization structure. In previous lecture, we are started with our introduction of unit number one, and in today's lecture, we are further continuing this unit number one. Uh, as earlier I said on the previous lecture that in UGC NET management and any other subject of UGC NET, uh, uh, the units are combined. Okay, so you will get combined units. You will get 2 to 3 units in a one unit. So our first unit is management, and in today's lecture we are going to discuss the management functions, what is communication, decision making, and organization structure. As we discussed earlier, the functions of management, and these are also the process of management. So the first process or the first function of management is planning. So planning is a process that we can do in advance. मतलब planning जो है वो हम advance में करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज की, वो मैनेजमेंट हो या कोई भी काम हो, हम किसी भी चीज का जो एडवांस में करते हैं उसको प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। सो दैट कि हम वो काम जो है उसके अकॉर्डिंग कर सके। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, और मैनेजमेंट का जो मेजर फंक्शन है और जो स्टार्टिंग फंक्शन है वो प्लानिंग है, क्योंकि प्लानिंग से ही मैनेजमेंट होता है। आपको अगर एक्स एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अर्लियर प्लान करना पड़ेगा कि ठीक है, हमको इतने लेबर्स चाहिए, इस टाइप की मशीनरी चाहिए टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोडक्शन। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर फीचर्स भी दिए हुए हैं प्लानिंग के, जो कि प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है, फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब कि प्लानिंग जो है वो ऑलवेज फ्यूचर की जाती है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। सो प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप आते हैं? पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सो किसी भी टाइप के प्लान को बनाने से पहले आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसके गोल्स जो है वो डिफाइन करने होते हैं, सेट करने होते हैं कि भाई हम ये प्लान किसके लिए करें, किस चीज के लिए करें, कौन सा गोल अचीव करने के लिए ये प्लान किया जाए। देन यू हैव टू आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, मतलब जो भी आपको गोल अचीव करना है उसके कोई अल्टरनेटिव है क्या। देन वी हैव टू इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, मतलब जो भी अल्टरनेटिव है, सपोज कि एक आपको प्रोडक्शन बनाना है किसी एक टाइप के प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट बन सकता है लेकिन 2 टाइप्स ऑफ मशीनरी यू विल बी रिक्वायर्ड। वन जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, और जो सेकंड वन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़ी चीप है, ठीक। तो आपको अगर वो अल्टरनेटिव लगता है कि एक्सपेंसिव मशीनरी की कंपेयर में जो सस्ती वाली मशीनरी है वो भी अच्छा काम करके देगी, तो आपको आपका वो जो हो गया वो अल्टरनेटिव हो गया, तो उन दोनों मशीनरी में से आपको कोई एक चूज करनी है। देन यू हैव टू गो विद दैट मशीनरी। सो ये हो गया सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। Then the second function of is organizing. Organizing मतलब आपको सभी चीज को ऑर्गेनाइज करना होता है इन ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज लाइक मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन्स टू अचीव प्लान्स, मतलब जो आपने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। किस चीज का आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है? तो कि मैन का, मतलब कि जो आपके एम्प्लॉयज है, मनी का, जो भी आपके बिजनेस को रन करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल है या फिर जो कोई भी बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, मटेरियल्स मतलब रॉ मटेरियल का आपको ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, और मशीन्स का आपको ऑर्गेनाइजेशन करना होगा। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ऑर्गेनाइजिंग? सो डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब आप कभी भी कोई भी टास्क को ऑर्गेनाइज करते हो या फिर आप जब ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो उसमें डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयज को यही सर्टेन अमाउंट ऑफ काम करना है। कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, और किस डिपार्टमेंट को कितना बजट अलोकेट करना है, किस डिपार्टमेंट में, मतलब अगर ऑपरेशंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो कितना मटेरियल आपको चाहिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो ये सभी चीजें ना ऑर्गेनाइजेशन में आती है। देन स्टाफिंग। स्टाफिंग को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कंपेंसेशन, ये सब होता है। तो स्टाफिंग को आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। इंश्योर्स राइट पर्सन एट द राइट जॉब, मतलब स्टाफिंग का काम ही यही है कि आपको राइट पर्सन को राइट जॉब पर बिठाना। देन कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब आपको नेगोशिएशन करना है, आपको कोऑर्डिनेट करना है, आपको टीम वर्क में काम करना है, आप
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक दो लोगों से नहीं चलता। कई सारे लोग जब एक साथ काम करते हैं, मतलब एक गोल के लिए काम करते हैं, तब जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलता है। सो इन दैट यू हैव टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स फॉर हार्मनी, मतलब लोगों के बीच में हार्मनी बनी रहे, ऐसे आपको इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन करना है। देन कंट्रोलिंग, जो कंट्रोलिंग है वो लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट की प्रोसेस में भी लास्ट स्टेप जो है वो कंट्रोलिंग का है। कंट्रोलिंग किसके लिए की जाती है? तो कंट्रोलिंग बेसिकली तब की जाती है जब आपने पहले से प्लान प्लान बनाया हो, उस प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया हो, उसके अकॉर्डिंग आपने एम्प्लॉयज को काम अलोकेट कर दिया हो, तो वो काम को देखने के लिए कंट्रोलिंग की जाती है। मतलब आपने जो काम अलोकेट किया है वो एम्प्लॉयज ने ठीक से किया है कि नहीं, इस चीज के लिए कंट्रोलिंग की जाती है। सो इट मॉनिटर्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड्स, मतलब आपने कोई स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं कि भाई इतने प्रोडक्ट्स तो बन जाने चाहिए, उतने प्रोडक्ट्स बने या नहीं, ये देखना भी कंट्रोलिंग में आता है। एंड करेक्टिंग डेविएशन, मतलब कोई भी आपने काम समझाया हो या फिर कोई भी प्रोसेस आपने सेट की हो, उसको उस प्रोसेस को होने में अगर कोई डेविएशन आता है, मतलब उस प्रोसेस को चलने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करनी है और उसको फिर से सुधारना है। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग? सो हियर आर द स्टेप्स। फर्स्ट इज सेट स्टैंडर्ड्स, मतलब आपको स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। सपोज कि आपने अपने सेल्स पर्सन को कहा कि आपको एक महीने में इतना अमाउंट ऑफ सेल्स कर देना है, तो वो एक स्टैंडर्ड हो गया है। ठीक है, सेल्स पर्सन के लिए वो एक स्टैंडर्ड हो गया कि हाँ, मुझे मंथ के एंड में इतना टारगेट अचीव करना है। देन मेजर परफॉर्मेंस, अब मंथ कंप्लीट हो गया, सो आपको देखना है कि उसने कितना अचीव किया है। देन यू हैव टू कंपेयर कि प्रीवियस मंथ से इस मंथ में कितना इम्प्रूव हुआ है, प्रीवियस मंथ में क्या टारगेट था, क्या अचीव किया, और इस मंथ में क्या टारगेट है और क्या अचीव किया है। सो आप ये कंपेयर भी कर सकते हो और करेक्टिव एक्शंस भी ले सकते हो। मतलब कोई रीजन की वजह से अगर सेल्स डिक्रीज भी हो गई है, तो आप सेल्स मैन को कह भी सकते हो कि यू हैव टू डू दिस थिंग्स सो दैट our sales will increase in future। वैसे ये सभी थे जो functions of management थे: planning, organizing, staffing, coordinating and controlling। Controlling is the last function and planning is the first function of management। and अगर आपको ऐसा process भी पूछा जाए तो process भी same ही है, मतलब planning से start होती है और controlling पे end होती है। नाउ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, जो कम्युनिकेशन है वो एक सब्जेक्ट भी है, और कम्युनिकेशन जो है वो हर चीज में होता है, मैनेजमेंट में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन जो है वो करना पड़ता है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कम्युनिकेशन जो है वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मेनली इंग्लिश में होता है, और जो अ, हमारा जो गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश प्लस हिंदी में होता है। और थर्ड वन इज लोकल कम्युनिकेशन, मतलब आप जिस किसी भी स्टेट में रहते हो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होता है। बट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मेनली हैपन्स इन इंग्लिश। सो आप अगर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। So here is the type of communication. So in management there are many various types of communication. So first is on the basis of direction, मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा। ठीक है, दिशा के बेसिस पर कितने टाइप कम्युनिकेशन होते हैं। मतलब फर्स्ट इज डाउनवर्ड, फ्रॉम मैनेजर्स टू एम्प्लॉयज, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन, मतलब मैनेजर जो है वो किसी भी टाइप का मैसेज जो है वो एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करेगा, नोटिस देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, या फिर कोई मीटिंग अरेंज करेगा। ठीक है, देन अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज टू मैनेजर, अब एम्प्लॉयज को कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो वो मैनेजर से कैसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, वो आइदर मेल लिखेगा, आइदर लेटर लिखेगा, आइदर अपने सुपरवाइजर को बताएगा कि आप मैनेजर से बोलो हमको ये तकलीफ है। तो वो जो है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। सो आप ऐसे इसको समझ सकते हो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब मैनेजर से एम्प्लॉय तक आता है। ठीक है, मैनेजर को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना है किसी भी चीज का, तो वो नोटिस के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू या मीटिंग के थ्रू वो मैसेज बॉटम लेवल तक पहुंचा सकता है। और अगर एम्प्लॉयज को कोई मैसेज जो है मैनेजर को देना है, तो वो या तो अपने सुपरवाइजर से बात करेंगे या फिर वो मेल ड्राफ्ट करेंगे। तो ये अपवर्ड होगा ये चीज। देन हॉरिजॉन्टल, मतलब
हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। अमॉन्ग पीयर्स एंड डिपार्टमेंट्स मतलब दो सेल्स पर्सन है, दोनों ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। और डायगोनल कम्युनिकेशन मतलब अक्रॉस डिपार्टमेंट, मतलब कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला बंदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले के साथ कोई कम्युनिकेशन करता है फॉर्मल, तो उसको डायगोनल कम्युनिकेशन कहता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, देखिए कम्युनिकेशन की भी बहुत सारी मेथड्स होती है। सो फर्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होता है, मेमोज, मीटिंग्स, ईमेल्स एंड ये सब जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मेनली फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है। एंड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ग्रेप वाइन इन कैजुअल टॉक्स, मतलब दो फ्रेंड्स जो बात कर रहे होते हैं उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्रेप वाइन जैसा कॉन्सेप्ट आता है, मतलब ग्रेप वाइन आपने देखी होगी कि ग्रेप वाइन जो होती है वो इनफॉर्मल होती है, वो लाइन में नहीं होती, मतलब अलग अलग उसके झुमके होते हैं। सो वेव पॉइंट टाइप जो कम्युनिकेशन होता है उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, किस टाइप के मीडियम से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मीडियम कोई सा भी हो सकता है, मतलब वर्बल मीडियम यानी ओरल यानी बोल के, और रिटन यानी लिख के आप अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल कहते हैं। नॉन वर्बल मतलब आप कोई जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज या सिंबल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी आप ईमेल, वीडियो कॉल, चैट्स ये सब कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। नाउ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस सेंडर से स्टार्ट होती है और फीडबैक पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो सेंडर मतलब कोई भी इंसान जो कम्युनिकेशन प्रोसेस इनिशिएट करता है उसको सेंडर बोलते हैं, जिसके पास कभी आइडिया होता है कम्युनिकेट। देन इनकोडिंग मतलब वो एक मैसेज फॉर्मुलेट करता है। देन चैनल वो एक मीडियम चूज करता है, जैसे कि ईमेल हो गया, लेटर हो गया, या फिर कोई सा भी मैसेज, या फिर व्हाट्सअप हो गया, ठीक है। देन रिसीवर जिसको वो मैसेज पहुंचाना चाहता है उसको रिसीवर कहते हैं, वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है। देन डिकोडिंग मतलब जिसने भी मैसेज रिसीव किया है वो डिकोड करता है, मतलब समझता है कि भाई मुझे क्या मैसेज दिया गया है, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैसेज, फीडबैक देता है। उसने मैसेज समझ लिया, उसके बेसिस पर वो फीडबैक देता है। वो सेम चैनल यूज कर सकता है, डिफरेंट चैनल यूज कर सकता है, बट कॉर्पोरेट में मेनली मेल के थ्रू ही रिस्पॉन्स दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज नॉइस, मतलब डिस्टरबेंस और बैरियर्स, मतलब इस पूरी प्रोसेस में अगर कोई भी डिस्टरबेंस हो जाए, ठीक है, ड्यू टू इंटरनेट इश्यू, मेल ना जा पाए, तो उसको नॉइस कहते हैं, मतलब वो एक बैरियर है कम्युनिकेशन की प्रोसेस का। और यहाँ पर अदर बैरियर्स भी दिए हुए हैं, इसको बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब कम्युनिकेशन की प्रोसेस जब भी आप करते हो तब बहुत सारे बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। स्पेशली आप अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो तो यहाँ पर पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉइज एंड डिस्टेंस। मतलब अगर आप मेल के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हो लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ पर नेट नहीं आ रहा है और आप मैसेज नहीं भेज पा रहे। नॉइज का मतलब आप किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे हो तो उस जगह पर बहुत सारा नॉइज हो रहा है ड्यू टू ट्रैफिक, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क, वो नॉइज जो है वो एक फिजिकल बैरियर बन जाता है। और डिस्टेंस मतलब अगर कोई बंदा यूएस में है और आप इंडिया में हो तो उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो लेकिन वो ड्यू टू सम रीजंस हो नहीं पाता, सो वो है डिस्टेंस से रिलेटेड। देन सिमेंटिक वेरिएंस मतलब मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, मतलब किसी ने बोला क्या और आपने समझा क्या, मतलब आप अपने मैनेजर से कुछ कहना चाहते हो लेकिन आप जो है उसको ठीक से फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, मतलब आप कहना कुछ और चाहते थे और बोल कुछ और गए, ठीक है। जार्गन्स, जार्गन्स मतलब कोई भी आप अगर बहुत हाईफाई लैंग्वेज यूज करते हो जिसको जार्गन्स कहा जाता है, मतलब कोई अगर आपका मैनेजर है वो आपको इंग्लिश में कुछ कह देता है, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करते वक्त, तो आप वो नहीं समझ पाते हो बिकॉज ड्यू टू इट वाज अ जार्गन, फिर उसने जार्गन यूज किया होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट में एक जार्गन होता है, कई सारे जार्गन्स होते हैं जो एवरीडे यूज होते हैं, लेकिन अगर हमको वो नहीं पता तो वो भी हमारे पास एक बैरियर है। देन लैंग्वेज इश्यू, ऑफ कोर्स अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो और आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो और आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन किया जा रहा है, दैट इज अ लैंग्वेज इश्यू।
देन साइकोलॉजिकल मतलब प्रीजुडाइज, मतलब आपने पहले से ही डिस्कस मतलब पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हाँ भाई ये चीज़ तो ऐसी ही है, तो उसके बारे में लाख चीज़ें अच्छी बोली भी जाए तो भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। सो वो जो आपका प्रिजुडाइज होता है वो भी आपका बैरियर बन सकता है। इमोशंस हो गए, डिस्ट्रस्ट हो गया, आपको अगर किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं है तो वो कितना भी अच्छा आपको आपको बताए, आपके साथ कम्युनिकेट करे, बट आप उसकी बात को नहीं मानोगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, हायरार्की, हायरार्की मतलब आपका मैनेजर आपकी नहीं भी सुनता, आपको उसकी सुननी पड़ती। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर मतलब मैनेजर के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो मेल लिखना पड़ेगा, आपको लेटर लिखना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। देन रिजिड रूल्स मतलब कुछ रूल्स की वजह से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो होती है इन द कल्चरल कम्युनिकेशन, मतलब डिफरेंसेस इन वैल्यूज, बिलीव्स एंड कस्टम्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड पार्ट व्हिच इज डिसीजन मेकिंग। सो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे, हमने कम्युनिकेशन के बारे में देखा, अब हम डिसीजन मेकिंग के बारे में देखेंगे। So decision making is the process of selecting the best course of action among alternatives to achieve the objects। मतलब हमारे पास जो भी कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, हमारे पास जो भी ऑप्शंस होते हैं वो भी काम करने को, उसमें से बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना होता है, उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं, to fulfill our objectives। Now process of decision making मतलब हमको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जनरल अगर आप सोचेंगे तो कहेंगे कि डिसीजन लेने के लिए क्या प्रोसेस, बट इन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सपोज कि आप फाइनेंस के रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को रिफर करना पड़ेगा, तभी आपको डिसीजन ले पाओगे। मतलब आप रिक्रूटमेंट के लिए भी कोई डिसीजन ले रहे हो, आप अगर एचआर हो, आपको ये डिसीजन लेना है कि मुझे इम्प्लॉयज रिक्रूट करना है, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे डेटा को गो थ्रू करना पड़ेगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट को चेक करना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी अभी अवेलेबल है, कौन जो है वो रिजाइन करने वाला है, कौन जो है वो नोटिस पीरियड पर, वो सभी आपको चेक करना पड़ेगा। सो कॉर्पोरेट में डिसीजंस जो है वो इजीली नहीं लिए जाते, बहुत सारा आपको एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करना है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर मैं एचआर हूँ, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हूँ, और मुझे नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, तो इसके लिए मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कितने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, किस डिपार्टमेंट में रिक्रूट करना है, किस सैलरी पर रिक्रूट करना है, और हमारा बजट क्या है। तो मैं पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करूंगा, मतलब मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की घट है और किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय कम है। तो उसके लिए मैं कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करूंगा, मतलब मैं जब भी सभी डिपार्टमेंट वालों से कहूंगा कि भाई मार्केटिंग वालों बताओ आपके डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों आपके डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं कलेक्ट करूंगा। और मैं अल्टरनेटिव्स बनाऊंगा, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, मतलब मैं अल्टरनेटिव बनाऊंगा, ठीक है। कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सपोज की डिजिटल मार्केटिंग के लिए वैकेंसी खाली है, लेकिन जो सोशल मीडिया मैनेजर है वो डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता है, तो उसमें नया एम्प्लॉय हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये एक अल्टरनेटिव हो गया। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक एनालिस्ट है जो फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस एनालिस्ट भी करता है, ठीक है, तो मुझे एक अलग से बिजनेस एनालिस्ट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। देन इवेल्युएट अल्टरनेटिव, मतलब सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग करेगा या नहीं, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, उसको कितने घंटे का काम रोज करना पड़ता है, ठीक है। अगर उसको बहुत ज्यादा घंटे का काम होगा तो वो शायद डिजिटल मार्केटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। ऐसे ही फाइनेंस एनालिस्ट है और उसके पास ज्यादा काम होगा तो वो बिजनेस एनालिसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर मुझे अपना डिसीजन जो है वो चेंज भी करना पड़ सकता है। सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, तो मुझे अब पता चल गया कि हाँ भाई वो जो सोशल मीडिया वाला है वो डिजिटल मार्केटिंग का नहीं कर पाएगा, तो मुझे नया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हायर करना ही पड़ेगा, या फिर नया बिजनेस एनालिस्ट जो है वो हायर करना ही पड़ेगा। तो वो मेरा बेस्ट ऑप्शन हो गया। फिर इम्प्लीमेंट द डिसीजन, मतलब मैं अब एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करूंगा, एक रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट तैयार करूंगा जो मैं न्यूज़पेपर वालों को दूंगा,
लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करूँगा कि भाई हमको इस टाइप के मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम द लिंक बिलो। फिर उसके बाद मैं रिव्यू एंड फीडबैक लूंगा, मतलब जो भी आस्पायरिंग हो गए तो मुझे मैसेज करेंगे, डीएम करेगा, ये सब प्रोसेस जो है वो होगी। और टूल्स एंड टेक्निक्स, मतलब डिसीजन मेकिंग के टूल्स और टेक्निक्स क्या क्या है और कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हमको फॉलो करने चाहिए व्हेन वी आर मेकिंग डिसीजंस। तो क्वांटिटेटिव में क्या आता है, क्वांटिटेटिव मतलब डेटा बेस, ठीक है। तो इसमें आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिसीजन ट्री एंड सिमुलेशन। सो ये सारे स्टेटिस्टिक्स और क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है, मतलब नंबर से रिलेटेड है। क्वालिटेटिव में आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी मेथड, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, और ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स। एंड मॉडल टूल में एआई बेस्ड डिसीजन सिस्टम, एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो विद दिस हमने जो यूनिट है मैनेजमेंट कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो यूनिट है वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। आई गेस ये लास्ट यूनिट है इस मतलब ये लास्ट चैप्टर है इस यूनिट नंबर 1 का। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस।